नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको जानवरों पर अत्याचार रोकने से जुड़े कानून की जानकारी देंगे। हम अपने घरों में पालतू जानवर तो रखते हैं, लेकिन जाने अनजाने में उनके साथ कई बार ऐसे सलूक करते हैं जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसकी हमें सजा भी मिल सकती है। इसी तरह हमारे आसपास घूमने वाले जानवरों के साथ भी हमारा व्यवहार बहुत ज्यादा मायने रखता है। कई ऐसी बातें हैं जो हमें शायद नहीं मालूम, लेकिन भारतीय कानून की नजर से वो भी अपराध की श्रेणी में आती हैं। जानवरों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इसका मकसद वन्य जीवों के अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाना था। इसमें वर्ष 2003 में संशोधन किया गया, जिसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002 रख दिया गया। आज हम आपको जानवरों पर अत्याचार रोकने से जुड़े कानून की जानकारी देंगे। हमारे साथ जुड़ी हैं कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विद्योत्मा झा जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो विद्योत्मा जी, आपको जानवरों के पक्ष में जो कानून बनाया गया है उसके बारे में जानकारी देंगी। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई भी कानूनी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 012061279337 और एक और नंबर आप डायल कर सकते हैं 012061279338। तो जानवरों के हित के कानून क्या कुछ हैं, अगर आप इस विषय में जानना चाहते हैं, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप भी कॉल कर सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। विद्योत्मा जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये कि संविधान में जानवरों के हित की क्या कुछ बातें कही गई हैं? संविधान में जो हमारा एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन है वो बराबर है, हमारे लिए भी और जानवरों के लिए भी। उन्हें हमें भी राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के तहत दिया गया है और जानवरों को भी राइट टू लाइफ दिया गया है। और उसमें एक तरह से कोई भेद नहीं है। हमारे लॉज जो है वाइडली प्रोनाउंस्ड है, हमारे लिए जुडिशरी है, हमारे लिए तरह तरह के कानून है। तो हमें लगता है कि हमें राइट टू लाइफ मिला हुआ है, हमें तरह तरह के राइट्स मिले हुए हैं। पर जानवरों के राइट्स के बारे में यूजुअली हम बात नहीं करते हैं। तो लेकिन उनके पास भी उतने ही राइट्स हैं उनके संरक्षण के लिए, या जैसे कह सकते हैं उनके जैसे उनको कुछ लोग पालते हैं, वहां पर भी लॉज हैं। कुछ लोग उनके साथ जो स्ट्रेट होते हैं, जो बाहर सड़कों पे कभी गाय हो या कुत्ते हो या कोई भी इस तरह के जानवर हो, तो वो स्ट्रे हो कहलाते हैं। तो वो वैसे के लिए भी हर तरह से लॉ उस हर जानवर के लिए और व्यक्ति विशेष के लिए समान है। उसके लिए लाइव स्टॉक एक्ट 1960, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फिर इंडियन पीनल कोड के कुछ प्रावधान हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो स्पेशली इसको ऑफेंस मानता है जहां पर बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनके एग्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, या कुछ ऐसे जानवर हैं जो अब विलुप्त होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्शन की ओर हैं। तो उनका अगर किसी तरह से उनको क्षति पहुंचाई जाती है, तो इन सब पे अच्छे कानून, पुख्ता कानून बने हुए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हमें समझ में आता है कि काफी राइट्स हैं जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। बिल्कुल, विलुप्त होते जानवरों को लेकर आपने यहाँ पर बात की, उसको लेकर भी मैं आपसे सवाल करूंगी। लेकिन मेरा एक और सवाल विद्योत्मा जी, अक्सर हम देखते हैं सड़क पर लोग ऐसे ही पशुओं को मारना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको शायद कानून के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो किसी जानवर को मारने या पंगु बनाने के लिए क्या कुछ सजा होती है, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा कि मैं कह रही थी कि कई कानून हैं और कई एक्ट्स हैं इनके लिए भी।
तो हमारा जो इंडियन पीनल कोड है सेक्शन 428, 429 है, सेक्शन 428, 429 वो किलिंग और मेमिंग ऑफ एनी एनिमल को पनिशेबल ऑफेंस मानता है। और उसमें वो एनिमल डोमेस्टिक भी हो सकता है, वो स्ट्रे भी हो सकता है, और उनके साथ अगर क्रूएल्टी होती है तो ये जो भी लॉज हैं वो एप्लीकेबल भी होंगे। जैसे कि सेक्शन 11 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है, उसमें ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत आता है। और इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 428 एंड 29 भी है, जहां पर कि टू किल और कॉज पेन या पनिश उसके लिए पनिशमेंट है। पनिशमेंट 2 साल तक की हो सकती है विथ फाइन। अच्छा, एक और चीज हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहले तो बड़े प्यार से जानवरों को पाल लेते हैं, उसमें डॉगी की हम यहाँ पर बात करें, या हमने देखा है अधिकतर जगह गायें जो है उनको भी पाला जाता है, लेकिन अगर वो बीमार हो जाती हैं या उनको कोई दिक्कत हो जाती है तो बहुत सारे लोग फिर उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो क्या किसी जानवर को बेसहारा अगर कोई छोड़ देता है इस तरीके से, तो क्या उसके लिए भी सजा का कोई प्रावधान है? उसके लिए सजा का प्रावधान है। हमारे यहाँ जो लॉज जितने भी बने हैं, जैसे कि ये प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 है, उसके तहत जो उसका एक नोटिफिकेशन था जिसमें डॉग ब्रीडिंग या एनिमल मार्केट इन सबको देखते हुए इसके रूल्स आए थे। ये एक्ट है और इसमें कुछ रूल्स आए थे 2017 में, जिसमें कि जो अगर इस तरह के लोग अगर कन्विक्ट होते हैं या गिल्टी पाए जाते हैं तो मजिस्ट्रेट उनको डिप्राइव कर सकता है एनिमल के ओनरशिप से, या फोरफीट कर सकता है, सीज कर सकता है एनिमल को। रिहैबिलिटेट तो किया जाएगा रिहैबिलिटेशन सेंटर में, पर उनके सारे राइट्स ले लिए जाएंगे। उसके बाद स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, वहां पर भी हर स्टेट का अलग अलग है, तो वहां पर भी एक्शन लिए जा सकता है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, और एक कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज है। इन सब के तहत कई तरह के प्रावधान हैं और कई तरीकों से इस चीज को देखा जा सकता है। जबकि जब ये बेसहारा छोड़े जाते हैं सड़कों पे तो बहुत मुश्किल है एक्शन लेना, क्योंकि वहां पर कोई प्रूफ नहीं होता है, मोस्टली कोई लाइसेंस नहीं, कोई किसी तरह का जो प्रूफ होता है। जैसे अगर कोई जानवर पे अगर कोई स्टिकर लगा हो तो या तो वो लाइसेंस होगा या तो कोई स्टिकर होगा किसी नेम प्लेट टाइप का, तो कुछ पता चलेगा। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है एक्शन लेना, इसलिए ये ग्रे एरिया है, तो इस पे एक्शन लेना थोड़ा सा कठिन है। जी, हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं राजस्थान से, हमारे साथ एसके पराशर जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्ते। मैं जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। और जयपुर से जो आगरा हाईवे है इसके ऊपर आप ऐसे मान लीजिए कि कम्प्लीटली पूरा जो मतलब ये 4 लाइन है ना, तो बीच की जो बाउंड्री है उसके ऊपर आप जयपुर से ले लीजिए, जयपुर, दौसा, बालाजी, सिकंदरा, मतलब आप भरतपुर तक चले जाओ। भरतपुर तक आपको उस पे पूरे जानवर, गाय, ज्यादातर मोस्टली गाय, और वो गाय उन्हीं ऑनर की होती है, जैसे कि अभी मैडम ने बोला था कि वो उन्हीं की है कि जब तक वो दूध दी उन्होंने रख ली और बाद में उसको छोड़ दी जी। तो ये एक बहुत ही मतलब वैसे तो बहुत ही विशाल मुद्दा है और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। इतनी जल्दी इजी सॉल्यूशन तो इसका नहीं हो सकता है, पर मैं वकील साहब से ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ इस तरीके का कोई गवर्नमेंट कोई प्रावधान कर सकती है कि जो भी हाईवे के जो थाने हैं, जैसे ओवरलोडिंग होती है तो थानों के सामने से बेझिझक ओवरलोडिंग हो रही है। हमारे जितने भी यहाँ थाने रोड पे पड़ते हैं, दौसा से जयपुर लेके कम से कम 5-6 थाने ऑन रोड पे पड़ते हैं, उन थानों के सामने 5-5, 6-6 गाय बैठी हैं। तो अगर लोगों में थोड़ा सा एक भय पैदा किया जाए कि भाई ओवरलोडिंग पे जैसे कई बार चालान हो जाता है, कई बार इस टाइप का कोई एक थोड़ी सी उनमें एक अवेयरनेस भी लाई जाए और एक उनमें थोड़ा सा भय पैदा किया जाए, तो इस पे मैं थोड़ी सी मैडम का कोई क्या विचार अपने रखती हैं, तो वो मैं थोड़ा जानना चाह रहा था जी वकील साहब से। जी, मैं समझ रही हूँ ये प्रॉब्लम, क्योंकि सड़कों पे यूजुअली क्योंकि जिन जानवरों का इस्तेमाल हो रहा है वो तो सही जगह पर है, बाकी जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है या जिनके पास कोई ठिकाना नहीं है वो घूम रहे हैं,
तो शायद वो किसी काम के नहीं रहे इसलिए घूम रहे हैं। तो उसके लिए जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है स्टेट का, उसके पास जा सकते हैं आप, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके फोटोग्राफ वगैरह लेके आप अथॉरिटीज को उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तभी एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट को प्रॉपर चैनल के थ्रू अगर इन्फॉर्म किया जाए तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी, अदरवाइज उनको पता नहीं होता। इस तरह से कैसे पता होगा कि कहाँ पर गाय बैठी है? गवर्नमेंट ऐसे मतलब बड़े बड़े काम होते हैं, छोटे छोटे मुद्दों के लिए उनको कैसे पता होगा? ये बेशक हमारे लिए बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन हमें उस चीज को प्रॉपरली एक अच्छा रूप देकर एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, जो भी एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, एनजीओज है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनिमल के लिए ही बने हैं, वहां पर इंफॉर्मेशन दी जाए और उसके बाद उनसे एक्शन की कोशिश की जा सकती है, उनसे एक्शन के लिए बोला जा सकता है कि इसको देखा जाए ये मुद्दे को। ये तो विद्योत्मा जी यहाँ जानवरों को बेसहारा छोड़ने को लेकर बात हुई, लेकिन जानवरों को स्लॉटर या मारने पर क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। एनिमल स्लॉटर को लेकर हमारे यहाँ एक ड्राफ्ट एनिमल वेलफेयर एक्ट आया था 2011 में। तो ये उसके तहत फर्स्ट ऑफेंस जो होता है उसमें पनिशमेंट है, और पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, और मैक्सिमम उसके साथ जो फाइन जाता है वो है 25,000 रुपीज। और उसके बाद अगर दोबारा से सब्सिक्वेंटली अगर ये ऑफेंस होता है तो पनिशमेंट जो है 3 साल का हो सकता है, सजा 3 साल की हो सकती है, और फाइन भी एक्सटेंड होके 1 लाख रुपीज तक जा सकता है। बस क्योंकि जो एनिमल स्लॉटर है या एनिमल को स्ट्रे छोड़ना है या इस तरह की जो भी चीजें हैं वो हमें पता नहीं चल पाती हैं, और ये बहुत ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसको हाइड कर लेते हैं लोग। तो इसलिए अगर पता चले तो उन पे कुछ एक्शन लिया जा सकता है, तो ये एक्शन ले सकते हैं। एल्स वो अगर नहीं प्रूव कर सकते तो अगेन ये ग्रे एरिया हो जाता है। तो एक बार फिर अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं जानवरों के हितों से जुड़े मामले को लेकर, और अगर इस पर आप कोई भी कानूनी जानकारी चाहते हैं तो विद्योत्मा झा जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं, आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आज कानूनी जानकारी इस विषय को लेकर ले सकते हैं। मैम ये भी बताएं कि आवारा कुत्तों से जुड़े क्या कानूनी प्रावधान है? क्या हाउसिंग सोसाइटी से ऐसे कुत्तों को निकाला जा सकता है? कैसे उन पर अंकुश लगे? ऐसे जो हाउसिंग सोसाइटीज के आसपास या जनरली भी जो आवारा कुत्ते हैं वो उनको लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों को उनसे कोई समस्या नहीं है, कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुछ लोग डरते हैं। तो जो आश्रय प्रदान करते हैं उनको स्नेह है वो, और कुछ ऐसे हैं जो डरते हैं, जिनको लगता है कि काटने से रेबीज हो सकता है या कुछ भी उनको डर लगता है। तो काटने का डर तो जानवर है और किसी को काटने का डर है तो बहुत जेन्युइन है, लेकिन एकदम से उनको हटाने की बात नहीं की जा सकती है। ये जो RWA है जो स्ट्रीट डॉग्स के लिए, उनसे भी जब पता करा गया था तो पता चला था कि पालतू कुत्तों पर तो फिर भी कुछ है कि जुर्माना लगा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। स्ट्रे डॉग्स के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, उनको नहीं हटाया जा सकता है। और स्पेशली ये जो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसमें एक सर्कुलर आया था 2015 के फरवरी में। तो उसमें ही इस बात को बहुत क्लियरली कहा गया था कि कुत्तों को नहीं इस तरह से हटा सकते हैं। बस इतना अनुरोध किया जाता है कि उनकी नसबंदी और उनका टीकाकरण करा दिया जाए, उनके प्रति कोई क्रूरता ना हो, और अगर ऐसी कोई बात होती है तो एक्शन लेने की बात होती है। और उनके क्योंकि उनकी भी तादाद बढ़ती जा रही है, तो जन्म नियंत्रण जो होता है, जो हम ह्यूमन बींग्स में भी कहते हैं कि इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, तो उनके लिए भी कंट्रोल करने की बात हो रही है। तो वो 2001 में उसके लिए भी प्रावधान आया था, उसके लिए भी नियम आए थे। और उसके अलावा जो है जो ऐसे कुत्ते हैं उनका टीकाकरण करने के लिए कहा जाता है, अवेयरनेस की बात की जाती है कि लोगों को पता हो। अब अगर फिर भी अगर ऐसे कुत्ते किसी को कोई बीमारी, कभी कोई पागल कुत्ता आ गया, कोई ऐसी बात हो जाती है, तो अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने के लिए कहा जाता है, जो प्रॉपर तरीके से उसको ले जाकर
जहाँ रिहैबिलिटेशन के लिए ले जाए, इलाज हो उसका, वहाँ ले जाकर रखें और उनके साथ एक अच्छा व्यवहार हो। चाहे वो जानवर है लेकिन उनके साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि वो जानवर है तो कैसे भी हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। हम तो उनको ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं। अगर वो बीमार है तो वो कहीं जाने लायक स्थिति में नहीं माने जाते हैं, तो उनको ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो 4 महीने का अगर हो जाता है तो ही वो कहीं जाने लायक होता है। तो मतलब जितना ह्यूमन बींग्स के लिए केयरफुल रहने की बात होती है कि हमें कोई बीमारी ना हो जाए, हमें कोई समस्या ना हो जाए, उतना ही जानवरों के लिए भी है। जी, ये तो यहाँ पर विद्योत्मा जी आवारा कुत्तों को लेकर बात हुई। बंदरों को लेकर भी मैं यहाँ पर आपसे चर्चा करना चाहूंगी, इसको भी समझना चाहेंगे। बंदरों को बाजार में नचाना या उन्हें कमर्शियल कार्य के लिए पालना कितना कानूनी रूप से वैध है और ऐसा करने पर क्या सजा हो सकती है? ये जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है हमारा 1972 का, उसके सेक्शन 51 के अनुसार बंदरों को कानूनी सुरक्षा दी गई है और उसकी नुमाइश जो लोगों के मनोरंजन के लिए की जाती है या उसको जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कमर्शियली इन पर्पसेस के लिए, उसको गैर कानूनी माना गया है। तो किसी भी पशु पक्षी की जिंदगी का आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, उनके साथ आप, ये एक तरह से मिसबिहेवियर है उनके साथ, और ये मिसबिहेवियर को लॉ अलाउ नहीं करता है। और जो चाहे वो भालू हो, बंदर हो, बाघ हो, तेंदुआ हो, शेर हो, बैल हो, कोई भी जानवर हो जिसको कि आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं और जो पहले से हमारे यहाँ चलता आ रहा है, चाहे वो कोई भी स्नेक हो, कुछ भी हो, उन सब जंगली जानवरों को पकड़ना, फंसाना या किसी तरह का लालच देकर उनसे इस तरह के काम कराना दंडनीय अपराध है और दोषी को 7 साल तक की सजा हो सकती है और 25,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। तो वो आप समझ सकते हैं ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को कि 7 इयर्स के इम्प्रिजनमेंट को आप किस तरह से लेते हैं, कितना बड़ा ऑफेंस माना जा रहा है। बिल्कुल, इसी से जुड़ा एक और सवाल है, क्योंकि हमने देखा है अक्सर चाहे पशुओं की बात करें या फिर पक्षियों की बात करें तो सर्कस में भी उनका काफी इस्तेमाल किया जाता है। तो सर्कस के लिए जानवरों को पकड़ना, ट्रेनिंग देना और उनका सर्कस या सड़क के खेल में इस्तेमाल करना, क्या ये भी जुर्म की श्रेणी में आता है? और अगर ये भी आता है तो इसके लिए कितनी सजा है? ये सिमिलर है जो मैंने अभी बताया कि किसी भी तरह की, ये एक तरह की प्रताड़ना है ना उनके साथ कि आप उनका इस्तेमाल करो अपने मनोरंजन के लिए। उनको पीड़ा हो रही होगी, उनको किसी तरह की तकलीफ हो रही होगी, वो हमारी तरह बोल नहीं सकते, तो वो अगर वो उनकी एक्टिविटीज को आप एंटरटेनमेंट समझ रहे हो सकता है उन्हें दर्द हो रहा हो। तो यही प्रोविजन है कि 7 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट है और 25,000 रुपीज का जो फाइन है ये एप्लीकेबल है। उसके अलावा इस पे प्रतिबंध लगाया गया है और इसको क्रुएल्टी टू एनिमल्स रेगुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक मार्केट रूल्स 2017 के तहत बैन किया गया था, जिसमें कि कैटल हो या कोई भी इस तरह के जो जानवर हैं उनका जो पर्पस है वो होना चाहिए, स्लॉटर ना किया जाए, उनके साथ इस तरह का खिलवाड़ न किया जाए। उसके अलावा रूल 22 क्लॉज ई सब क्लॉज 3 जिसमें कि परचेजर ऑफ कैटल जो है उसको प्रोहिबिट किया गया है उसको सैक्रिफाइस करने से। फिर रूल 9 क्लॉज 5 सब क्लॉज डी, तो में स्टेट्स जो है उनके लॉज हैं जो सैक्रिफाइस करने के लिए या अडॉप्शन के लिए पर्टिकुलर लॉज बनाते हैं जहाँ पे सैक्रिफाइस को बैन करने की भी बात कही गई है। तो स्टेट भी लॉ बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। तो इनकी सुरक्षा के लिए और इस तरह के चीजों को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है और इस सजा का भी प्रोविजन दिया गया है। आप लगातार इतनी अच्छी जानकारी दे रही हैं हमारे दर्शकों के लिए, तो एक के बाद एक मन में मेरे सवाल आ रहे हैं। मैं जानवरों की बलि पर क्या कुछ कानून है उसको लेकर भी आपसे बात करना चाहूंगी कि जानवरों की बलि पर क्या कानूनी रूप से प्रतिबंध है और अगर हाँ तो क्या कुछ सजा हो सकती है? जी, जानवरों के लिए भी ये सारे जो लॉज है ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जी। तो जब एक की बात मैं करती हूँ तो दूसरा अपने आप से उसमें जुड़ जाता है। तो ये क्रुएल्टी टू एनिमल्स रूल्स 2017 जो है जो अभी मैं बता रही थी बैन करने के लिए और स्लॉटर करने के लिए, जितने भी रूल्स मैंने अभी बताए थे वो सारे यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाते हैं, क्योंकि लेजिस्लेशन जो है वो सेपरेटली किसी चीज के लिए नहीं किया जाता है, वो एक ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए किया जाता है कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ हो सकता है। तो जब उनको एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाता है, उनको एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है, उनका स्लॉटर हो सकता है,
तो उन सबके लिए कानून भी एक जैसे ही है लगभग कि, और हर स्टेट का अपना राइट है कि वो अपने स्टेट में क्या अलाउ करेगा और क्या नहीं अलाउ करेगा। तो इसीलिए बैन तो है ही। उसके अलावा जो है ये हमारे स्टेट में है, कुछ स्टेट स्पेशली मैं स्टेट करना चाहूंगी, जैसे कि कर्नाटका है, उसने बहुत अच्छा लेजिस्लेशन पास किया हुआ है जिसके तहत सैक्रिफाइस जो है उसको प्रोहिबिट करते हैं वो, और वहां पर अलाउड ही नहीं है कि आप वहां जाकर बलि चढ़ाए। और सेक्शन 3 जो है कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइसेस एक्ट 1959, उसमें थरली बैंड है, और जो भी रिलीजियस बिल्डिंग है उसमें वहां पर प्रॉपरली उसको बैन किया गया है। वहां पर किसी भी तरह के प्रोसेशन में जाकर या किसी भी तरह के जो आपके तरीके हैं उसके थ्रू आप वहां पे बलि प्रदान नहीं कर सकते, और उसका कॉन्ट्रावेंशन करने वालों को स्टैट्यूटरी प्रोविजन के तहत जो भी लॉ होगा उसके तहत सजा भी मिलेगी और फाइन भी देना पड़ेगा। जी, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विद्युत्मा झा जी। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।